आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब पुलिस वालों का बदमाशों से या डकैतों से आमना सामना होता है तो ऐसी कंडीशन में बदमाश एक सीटी बजाता है और घोड़ा दौड़ता हुआ आता है। जब घोड़ा दौड़ता हुआ आता है तो सीधा पहुंचता है अपने मालिक के पास और मालिक को बचाते हुए वो वहां से पुलिस के बीच से लेके भाग जाता है। ऐसी न जाने कितनी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है, ऐसे न जाने कितने किस्से हैं, लेकिन यही किस्सा अगर सचमुच हो तो वाकई अपने आप में हैरानी होगी। और हैरान करने वाली बात भी है, मैं अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करूं तो ऐसा कोई बदमाश नहीं है, ऐसा कोई डकैत नहीं है जिस पर इतने सारे पुलिस वालों को मारने की उसका नाम जुड़ गया हो। तो मैं बात कर रहा हूं, एक शाहजहांपुर एक ज़िला है और उस ज़िले का एक थाना लगता है परोड़, और परोड़ थाना क्षेत्र का गांव लगता है पूरन नंगला। दरअसल यहाँ का रहने वाला कलवा यादव डकैत जो अपना आप में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, लेकिन उसका जो कई वर्षों का जो इतिहास रहा है उसमें उसने न जाने कितने अपराध किए हैं, लेकिन उस अपराधी को अंजाम तक पहुंचाने यानी कि उसका खात्मा करने, उसको यहाँ से इस धरती से उठाने वाले जो व्यक्ति हैं, आज मैं उन्हीं के पास हूँ, आज मैं उनके साथ हूँ। तो आज हम उनसे बात करेंगे और हमारे आज उस्मान सैफी सफ़र के साथ हैं अमरोहा ज़िले का जो नगर क्षेत्र है वहाँ के सर्किल ऑफिसर विजय कुमार राणा जी हैं। तो विजय कुमार राणा जी से बात करेंगे उसी डकैत के बारे में जो कि एक सीटी बजाया करता था और घोड़ा दौड़ता हुआ आया करता था और बचाकर उन्हें ले जाया करता था। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। शायद थैंक यू। तो हम बात करें सर कलवा डकैत के बारे में, तो क्या मतलब इसकी अगर हम शुरुआती बात करें तो शुरुआत मतलब कैसे हुई होगी इसकी? कलवा कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक गांव पड़ता है जो कटरी क्षेत्र का ही है, शाहजहांपुर के परोड़ थाने का पूरन नगला गांव है, जहां उसकी शुरुआती दौर में उसी के गांव के गिरहन व्यक्ति थे जिनसे उसकी आपसी लड़ाई थी, जिसको लेकर के वो कटरी में उस समय जो बागी क्षेत्र कहा जाता था उसमें उतरा और एक काफ़ी बड़ा गैंग चलता था बड़े लल्ला छोटे लल्ला के नाम से, उसका वो सदस्य बना। धीरे धीरे चूंकि बड़े लल्ला छोटे लल्ला गैंग जब समाप्त हुआ तो वो इतने उस पर पहुंचा ऊंचाई पर कि उसने उस गैंग की कमान एक नज्जू नामक और अन्य साथी था उनको उसके साथ संभाल ली और वो गैंग कल्लू नज्जू के नाम से प्रारंभ हो गया, एक नाम हो गया उसका। उसमें सबसे शुरुआती दौर में जब कल्लू, ये हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से सन की बात होगी? ये लगभग 95-96 में ये व्यक्ति प्रसिद्धि पाना शुरू किया उस गलत क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में। और उसके बाद इसके द्वारा संभवतः एक साल में सही डेट या सन तो अब मुझे याद नहीं है, इसने एक मरुधर एक्सप्रेस में डकैती डाली थी जिसमें लगभग जो मुझे याद है 25-26 बदमाश थे जिन्होंने वो दोनों तरफ से घोड़ों से ट्रेन को कवर किया था। उसमें पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, 2 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी और ये उनके हथियार भी लूट ले गए थे और काफ़ी बड़ी डकैती मरुधर एक्सप्रेस हुई थी। आज वर्तमान में वो कासगंज जिला है, पूर्व में वो एटा जिला था। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया और इसने दूसरे क्षेत्र में भी उस समय पर अपराध में अपना पदार्पण किया, जो क्षेत्र अपहरण का क्षेत्र कहलाता था। और उस क्षेत्र में पहले शुरुआती दौर में इसने खुद अपहरण करने शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम और वो इतना बढ़ गया कि इसने छोटे गैंगों से अपहरण करा करके उन व्यक्तियों को अपने पास रखकर और बड़ी फिरौती लेना प्रारंभ कर दिया। 2004 में जब मैं बरेली में नियुक्त था उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई। उससे पूर्व में एक हमारे बैचमेट थे राजेश कुमार सिंह और कंपिल में थाना अध्यक्ष थे, उनकी इनके साथ मुठभेड़ हुई जिसमें वो मारे गए। साथ में 3 और पुलिसकर्मी मारे गए, उनकी पिस्टल कार्बाइन भी ये लूट ले गए थे। उससे फायर पावर भी इसकी बढ़ती गई है, जब जब इसने पुलिस को नुकसान किया उसकी फायर पावर भी बढ़ती गई क्योंकि ये उनके वेपन भी लेके जाता रहा। जिन पुलिस, उसमें खास बात ये थी कि SLR भी इसके पास थी, इसके पास कार्बाइन भी थी, इसके पास 9mm पिस्टल भी सरकारी पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त इसके पास खुद की एक 30 स्प्रिंग राइफल थी जिसको ये स्वयं अपने पास रखता था और एक कार्बाइन को जब भी कभी जब शुरुआती दौर में हम लोगों की इसकी मुठभेड़ स्टार्ट हुई थी उस मुठभेड़ में एक विसिल बस्ती भी फायर पावर का इस्तेमाल ये करता था, तो वो सब लोग कहते थे सिटी बस्ती है, तो वो एक्चुअल में 30 स्प्रिंग राइफल के ऊपर इसने वो लगाई हुई थी एक एक्स्ट्रा नाल जिससे वो सिटी की आवाज आती थी। अच्छा, हम लोग धीरे धीरे इस गैंग के जब तलाश में निकले थे, चूंकि बरेली पोस्टिंग थी लेकिन ये कानपुर जोन और अब आज की वर्तमान आगरा जोन दोनों को मिलाकर के अपराध करता था, मतलब 7-8 जिले मतलब उसमें कम से करता था ये। इसमें बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, एटा, आप कासगंज भी कह सकते हैं आप, उधर हरदोई तक ये कई बार जाता था। उसका जो जहाँ ये रहता था वो टोपोग्राफी ऐसी होती थी कि बड़ी बड़ी कटरी होती थी, बहुत डेंस कटरी थी, उसमें आदमी कुछ भी दिखाई नहीं देता था, 1.5 फीट के बाद शायद कुछ नहीं देख सकता था।
लेकिन चूंकि पकड़े इनके पास आती थी, रैंसम कल्लू के नाम से बढ़ जाती थी फिरौती, और लोग भयभीत थे। इसके ऊपर जिस दिन इसका अंत हुआ था उससे पूर्व 106 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। बहुत सारे ऐसे मुकदमे थे जो इसके खिलाफ दर्ज नहीं कराए लोगों ने डर के। उस वक्त में मतलब कितने रुपए का ये इनामी रहा होगा सर? उस समय 2000 से ये 1 लाख का इनामी चल रहा था, और जब मृत्यु हुई है उस समय भी 1 लाख रुपए का इनामी था। अच्छा। इसके पास हमेशा गैंग में मेंबर्स बहुत थे, 20 से 25 आदमी लगभग हर समय साथ रहते थे। जहां तक मुझे याद है सबसे पहली मुठभेड़ हमारी, वैसे जो मतलब जिसे ऑफिशियल मुठभेड़ कहें, जिसके मुकदमा भी लिखा गया, और वो रखोली एक गांव पड़ता था, थाना सुनगढ़ी एटा में था उस समय, कासगंज डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। उसमें हुई थी सबसे पहली मुठभेड़। हम लोग रात में, जो हमारा मुखबिर तंत्र जो हमने अपने तरीके से विकसित किया था, उस मुखबिर तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई थी कि आप दिन में घुस करके उसको मार नहीं सकते, या उससे लड़ाई जीत नहीं सकते, या उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। दिन में ऐसे क्यों सर? ये वहां के लोगों को बताई हुई बात थी जो कि कटरी के जानकार थे, तो उन्हीं से वो लेकर के। लेकिन रात में घुसना पुलिस के लिए और खतरनाक था, क्योंकि वो जगह ऐसी थी, हमें उसके रास्ते नहीं पता थे। लेकिन टीम वर्क है, और एक टीम पहले डेडिकेटेड टीम उच्च अधिकारियों के से बात करके बनाई गई कि जो ये मान ले कि हम जाएंगे तो हम निश्चित रूप में से हमें कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। ये बात पहले ही तय हो गई थी कि कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हो सकती है। हम लोग गए तो ये 2 मई 2005 की बात है, और जब रखोली में पहली मुठभेड़ हुई थी तो इनके पास करीब 20-25 आदमी रहे होंगे। एक पकड़ भी उसमें छूटी थी। कादर चौक थाना बदायूं में पड़ता है, उसका रहने वाला व्यक्ति था जो इसने पकड़ की हुई थी, और गंगा के दूसरी तरफ एटा जनपद लगता था, रखोली की कटरी थी। उसमें जब मुठभेड़ हुई थी तो लगभग 45 मिनट तक गोलियां चली थी, और काफी उस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि ये पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। उसमें हम लोगों ने, जो अभी आपने एक बात कही कि ये सीटी बजाता था और घोड़ी आती थी, तो उसमें वो साक्षात हम लोगों को देखने को मिला था। जब हमारी फायर पावर इसके ऊपर हावी हो रही थी, हम लोग इसके ऊपर हावी हो रहे थे, तो वो घोड़ी आई और इसको बचा करके ले गई थी। अच्छा। ये चूंकि उस टाइम जब गोलियां चली थी उस टाइम तो हम आमने सामने नहीं देख पा रहे थे, उधर से ये काफी गंदी गंदी गालियां हम लोगों को दे रहा था, लेकिन गोली चला रहा था। जब लेकिन इसको लगा कि नहीं अब मैं निकल नहीं पाऊंगा, तो इसने घोड़ी का सहारा लिया, और घोड़ी को जब हम लोगों ने देखा कि ये भाग रहे हैं, तो घोड़ी बहुत ऊंचाई से गंगा में कूद गई थी और इसको लेकर के निकल गई थी। वो घोड़ी बाद में एक पुलिस इनकाउंटर के दौरान ही पकड़ी गई थी, और पकड़ने के बाद बरेली पुलिस लाइन में काफी लंबे समय तक रही थी। अब आज की डेट में क्या स्थिति है मैं सही नहीं बता सकता, लेकिन जो सुना है सम्मत है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो घोड़ी बहुत विवादों में भी रही है। विवादित में भी रही है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और उस समय फिर कुछ, जब उस समय आदमी को लगता है कि नहीं पहली मुठभेड़ में हमने सफलता पाई और हमने कल्लू को भगाया, जिसका नाम उस समय अपराध में सर्वोच्च पे था, और हर पुलिसकर्मी की जबान पे ये नाम रहता था, और ये भी तय था कि उसको अगर किसी ने अरेस्ट किया तो बड़ा इनाम मिलना है। अच्छा, एक चीज़ मैं रोकूंगा आपके, आपने बताया कि 95 से शुरुआत होती है, हर बात कर रहे हैं आप 2005 के, लगभग 9 साल हो चुके हैं। तो 9 साल में कितने पुलिस वाले शहीद हो चुके थे अब तक? उस समय तक 21 पुलिसकर्मी इसने मार दिए थे, और उनके वेपन भी लूट लिए थे, जिससे ये बहुत ज्यादा अपने आप में मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी हो चुका था, अति आत्मविश्वासी भी था, और इसको ये लगने लगा था कि पुलिस इसके लिए कुछ नहीं है, जब चाहेगा तब उनको अटैक करके मार देगा। इस बीच में 2005 से लेकर के और 15 जनवरी 2016 तक, इससे हमारी 2006 तक तो कुल 5 मुठभेड़ हमारी इसके साथ हुई। 5 मुठभेड़ में हम लोगों को भी कुछ हल्का फुल्का नुकसान हुआ, लेकिन इसको हम लोगों ने काफी नुकसान किया। इसके गैंग मेंबर पकड़े भी गए और हो गए। 2006 जनवरी में इसने एक पकड़ की थी, बल्कि वो 2006 जनवरी नहीं, 30 दिसंबर 2005 की बात है। इसने 4 लोगों को, दातागंज क्षेत्र पड़ता है बदायूं में, जो बरेली के फतेहगंज पूर्वी से मिला हुआ था, एक फार्म हाउस से 4 किसानों को किडनैप किया फिरौती के लिए। वो किसान काफी पावरफुल थे, हरियाणा के रहने वाले थे, और उनका माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय थे हरियाणा के, उनसे काफी अच्छा नजदीकी थी। उन्होंने शायद यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उसमें पुलिस को एक्टिव किया गया। हालांकि उस समय मैं थाना फतेहगंज पूर्वी से हटा करके मैं इज्जत नगर एक थाना था वहाँ पोस्ट कर दिया गया था। स्पेशली फिर मुझे वापस वहाँ अटैच किया गया कि उस ऑपरेशन के लिए। और इसको सौभाग्य कहिए कि जो भी इतने बड़े ऑपरेशन में लगाया गया, लेकिन मुझे इस बात का गर्व आज भी है कि उसके लिए लगाया गया, और हम लोग फिर लीड करके चलते रहे। उस एक दिन पहले शाम को हमारी इससे मुठभेड़ हुई, उससे 3 दिन पहले एक मुठभेड़ हुई, और हमने उसमें से एक व्यक्ति को बचा लिया।
निकाल लिया था। जो किसान थे। उनका कहना ये था कि उन्हीं की निशानदेही पे ये बात आई कि इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। तो वहाँ एक टापू था काफी बड़ा, लगभग उसका एरिया होगा 3 से 4 किलोमीटर, और उसके दोनों तरफ नदी की धार थी। अच्छा। ठंड के दिन थे, और जिस दिन रात को ये ऑपरेशन होना था, हम लोगों ने एक दिन पहले कॉम्बिंग करने के बाद वो देख लिया था, और देखने के बाद उसके बाद हम लोग रात में लगभग 1 बजे के करीब जैसा कि हमारी जो मुखबिर तंत्र कहता था कि आप रात में ही सफल हो सकते हैं, हम रात में अंदर गए उसमें कटरी में, लेकिन उसे दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों ही कहा जा सकता है कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इतना कोहरा हुआ कि 1 सेंटीमीटर भी देखना मुश्किल होगा। तो दोनों, लेकिन रात में हम कुछ नहीं कर पाए। पूरी रात हम लोग रास्ता जो हम लोगों ने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया था, मार्क किया हुआ था, वो भूल गए। मॉर्निंग में सुबह 5 सवा 5 बजे दोबारा ही इस बात को सोचते हुए कि आज हम लोग इसको कहीं ना कहीं ट्रेस कर लेंगे। जब आगे चले तो ये बड़ी मजेदार वो है कि जहां वो ट्रेस हुए, एक लाइन में हमें 7-8 जगह लैट्रिन की भी मिली, और वो ऐसा लग रहा था सर्दियों में जैसे उसमें वो भाप सी हो रही हो। तो ये हुआ कि यहाँ कोई एक मतलब कहीं कोई ऐसा गिरोह है या कोई ऐसे मतलब समूह है जो 7-8 लोग साथ हैं। तो हम उसके आसपास फिर बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद उनको, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो जमीन पे बैठे थे, हम जो 13-14 व्यक्ति थे, उनकी थाप उन्हें संभवतः लगी, और उन्होंने ये जोर से कहा कि गाली देते हुए कि आ गए, गाली का इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन उस दिन हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि अगर किसी भी कीमत पे आज हम यहाँ से वापस लौटेंगे तो इसको पकड़ने के बाद ही लौटेंगे। वहाँ एक चूल्हा इन्होंने बनाया हुआ था जिस पर ये अपना खाना बनाते, तो हम चूल्हा ऊंचाई पे था और इनके रहने के स्थान नीचे। जब हम चूल्हे के पास पहुंचे तब तक उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। लेकिन शायद वो हमारे डायरेक्शन को नहीं देख पाया, और हम लोगों को ये अंदाजा था कि ये उस जगह पे फायरिंग स्टार्ट हुई। फायरिंग स्टार्ट होते ही विदिन 5 सेकेंड्स एक आवाज आई बहुत तेज, तो ये लगा कि किसी को गोली लगी। और वो चूंकि ये पहली बार बस्ट, हम पहले 5-6 मुठभेड़ कर चुके थे, तो ये पहले कार्बाइन का बस्ट मारता था या 30 स्प्रिंग, तो वो दोनों ही चीज बंद हो गई। तो उससे हमें ये लगा कि संभवतः कल्लू को गोली लगी। किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, कोई उसको पहचानता नहीं था। अच्छा। लेकिन जब ये हुआ तो हम तेजी से, मेरे साथ एक और हमारे साथी थे, भूपेंद्र सिंह, उस समय IPS अधिकारी, इस समय ADG जोन लखनऊ हैं, वो सब लोग थे। ये हुआ कि हम लोग कूद करके अंदर एंटर करेंगे। अच्छा। हम लोग कूद करके आगे को बढ़े, तो वहां जैसे ही 10 कदम आगे बढ़े तो एक बहुत बड़े एरिया में ब्लडी ब्लड था, और उसमें 9mm कार्बाइन के छोटे छोटे कार्टेज पड़े थे, खोखे भी थे। तो एक लगभग आइडिया हुआ कि गोली संभवतः उसको लगी है, इसीलिए वो इतनी तेजी से भाग गए हैं, क्योंकि कल्लू भागता नहीं था जल्दी। अच्छा। तो जब वहां से हम लोग चले तो उसका हम पीछे चले जिस डायरेक्शन में हमने ये अंदाजा लगाया, लेकिन हमें काफी दूर तक वो नहीं मिला। तो हम वापस वहां आए और वो जगह फिर से देखी और चारों तरफ देखा, तो वो ब्लड ट्रेल साइड में नीचे गई हुई थी। नीचे बहुत गहरा गड्ढा था, उसमें चले तो हमें मुश्किल से 5 कदम पे एक कुल्हाड़ी और एक कंबल मिला। तो हमने वही रास्ता पकड़ करके और ऊपर की तरफ भी फोर्स चलाई, और फायरिंग उधर से बीच बीच में से फायर कहीं से की जा रही थी। ये तो नहीं पता वो कर रहे थे या उनके और साथी थे जो दूसरे लोग कर रहे थे। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक हमें दुनाली बंदूक मिली, इंग्लिश, वो पड़ी हुई थी। तो उससे ये लगा कि गैंग इसी रास्ते पर भाग रहा है। थोड़ा और आगे गए तो हमें धार आ गई, धार में ब्लड मिला हमें। तो हमें मतलब पहली हमारी ये लगी कि ये लोग भाग गए हैं संभवतः। लेकिन फिर हम वापस आए और वापस आकर के दोबारा सर्च किया तो एक व्यक्ति, एक उन्होंने झुंड सा बनाया हुआ था, उसके ऊपर बांध दिया। तो वहां उस टाइम तक उसमें जान थी उस व्यक्ति में, तो उसके पास से एक पिस्टल थी और वो हल्का सा कंबल सा उसको उड़ा रखा था। वो जब हमने उसको देखा तो उसके यहाँ पर बाएं आंख पर कुछ निशान था और एक हाथ में कुछ लिखा हुआ था, और उस पे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी पिस्टल पे। तो उसको देख करके हमें अंदाजा हुआ, तो हम लोगों ने कॉल किया कुछ लोगों को, खासतौर से सबसे जरूरी आदमी वही था गिरंद, जो जिससे इसकी बेसिक वो थी पहचान रखते थे। हाँ, जो मतलब जिससे इसकी मूल लड़ाई थी। तो वो लोग भी आते हुए समय लगा, और एक जो लोकल एक और व्यक्ति आ गया, उसने आके बताया कि नहीं यही कल्लू है। तो फिर जब उसने आने के बाद ही पुष्टि की कि यही कल्लू है, और वो मारा गया। उसको एक गोली लगी थी, यहाँ पेल्विका हड्डी होती है, और उससे जाने के बाद वो 2 टुकड़ों में बट करके मतलब ऊपर चली गई थी, एक एब्डोमेन में। उस टाइम
टाइम तक वो बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जब तक अस्पताल ले गए उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से इसका, उसमें जो बाकी जो साथी थे वो भाग चुके थे। हाँ, वो बाकी साथी भाग गए थे, लेकिन उसमें भी किसी को गोली लगी थी, चूंकि नहर जो नदी थी उसमें भी ब्लड था। अच्छा। पर हम लोग उस तरफ नहीं गए, चूंकि हमें पहला ये था कि वहाँ की ही सर्च लेनी थी। तो जो इनका सामान था और वो था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कब्जे में ली थी। और फिर 2 दिन तक बल्कि वहाँ काम्बिंग होती रही आगे भी। और उसके बाद जो और गैंग के मेंबर्स थे इनके, जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके थे, उनके पीछे लगे रहे। फिर ये गैंग, एक दूसरे व्यक्ति था नरेसा धीमर, उसने टेक ओवर कर लिया था। उससे 2008 में हमारी मुठभेड़ हुई, उसमें हमारे कांस्टेबल मारा गया। उस टाइम भी 2 पकड़ उनके पास थी, उनको हमने छुड़ाया था। ये चचुआपुर जगह पड़ती थी। और उसके बाद उसको भी हम लोगों ने कुछ टाइम बाद एक और मुठभेड़ में वो मारा गया था, नरेसा धीमर। उसके ऊपर भी 50,000 रुपए इनाम था। और वो भी कल्लू के साथ, वो कल्लू के ही गैंग का मेंबर था। कल्लू के साथ 15 मुठभेड़ों में वो भी वांछित था। 15 पुलिसकर्मी के मारने में वो व्यक्ति भी वांछित था। तो उनके बाद से कटरी ऑलमोस्ट खाली हो गई थी। इस बीच में कहीं और हमने राम खिलौना और वो जो कटरी के बदमाश थे, इनके इनकाउंटर हुए, इनके साथ मुठभेड़ हुई, ये मारे गए। तो कुल मिला के 15 जनवरी 2006 को कलवा डकैत का हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर बंद हो जाता है। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि कलवा डकैत ने उस इलाके में जहाँ पर वो बदमाशी करता था, तो कितने लोगों को उसने परेशान किया होगा। जब ये बात सरकार तक पहुँचती है, जब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचती है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो रहा होगा। सर, ये पुरस्कार तो जरूर मिला होगा कुछ ना कुछ आपको, इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों का आउट ऑफ टर्न तुरंत ही एक पद बढ़ा करके हमें नियुक्त कर दिया गया। मैं उस समय सब इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर दी गई मेरी। और उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई होती है, उसमें माननीय राष्ट्रपति द्वारा भी हम लोगों को वीरता हेतु पुलिस पदक दिया गया। और एक बार उसके उपरांत पुनः दोबारा भी एक और ऐसा ही, जिसमें मैंने बताया नरेसा धीमर वाला उसमें था, जिसमें हमारे कांस्टेबल को भी शहीद होना पड़ा था। उसमें भी माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुनः वीरता का पुरस्कार दिया गया, पुलिस पदक दिया गया। 2 बार आपको सम्मानित किया गया, क्या बात है। तो बाकी तो टीम वर्क है, लेकिन टीम वर्क में जो लीड करता है उससे ज़्यादा वो हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो एक बहुत अच्छा वो रहा, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। और कुछ देखिए, हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का साथ होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब गोलियां चली तो एक ही गोली काफ़ी होती है, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंची। ये मेरे भाग्य का भी हो रहा है। कलवा तक पहुँच गई। हाँ, कलवा तक पहुंची। ये बहुत शानदार मुलाकात रही है सर से। और वाकई मैं आपको बताऊं, जब भी जैसा नाम है वैसे काम है। विजय तो विजय ही प्राप्त कर लिया आपने कलवा पर। और जब भी डीएसपी साहब का नाम लिया जाता है तो कलवा यादव का नाम, कलवा डकैत का नाम के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे ही मैं उनका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक सर से मुलाकात कराई है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।